नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन के नॉलेज के हवाले से जो वीडियोज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आज उसी सिलसिले की एक और कड़ी मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, जो आजकल इंतहाई कॉमन एक ड्रग है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है। खुसूसन कोविड पेंडेमिक के बाद से जो है तो इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन हुआ और बहुत ज़्यादा इस दवाई को पूरी दुनिया में कोविड के लिए इस्तेमाल किया गया। इस दवाई के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं और वो है जी एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन बुनियादी तौर पे मैक्रोलाइड ग्रुप की एक दवाई है जो कि एंटीबायोटिक है और इसी ग्रुप में जो है तो एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरेथ्रोमाइसिन, रॉक्जिथ्रोमाइसिन जो मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं और जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनके ज़रिए इस्तेमाल हैं। एजिथ्रोमाइसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जो बैक्टीरिया के सेल डिवीजन के दौरान जो उसका अपना प्रोटीन बनता है, ये उस प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। जब नए बैक्टीरिया में वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होता है उसकी सिंथेसिस जब नहीं होती तो नया बैक्टीरिया बनता नहीं है और बैक्टीरिया का जो फैलने का अमल है या जो उसकी रिप्रोडक्शन है और उसकी प्रोलिफरेशन है वो कम हो जाती है और इस वजह से जो है तो ये इन्फेक्शन का जोर टूट जाता है और बॉडी जो है वो इस इन्फेक्शन से निजात पा लेती है। मैक्रोलाइड ग्रुप के इस ड्रग यानी एजिथ्रोमाइसिन के हवाले से मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अलावा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी ये बैक्टीरिसाइडल जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसको बरकरार लाकर किन किन इन्फेक्शन से हम छुटकारा पा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनमें ये दवाई कारामद साबित होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जिसमें आपका नाक, कान और गला और इसके जो इन्फेक्शन हैं ईएनटी इन्फेक्शंस में ये खुसूसी तौर पे बहुत बेहतरीन काम करता है और जो इसके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं दोनों को ये कवर करता है और जो कॉमनेस्ट बैक्टीरिया हैं उस पर ये असरअंदाज होता है। नाक, कान, गले के हवाले से जितने इन्फेक्शन हैं जिस तरह के फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, इन चीज़ों में जो है तो ये बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा आजकल एक चीज़ है जो आपने देखी होगी कि टाइफॉइड फीवर जो है यानी साल्मोनेला टाइफी, जिसका अगर आप कल्चर करते हैं तो कल्चर पे साल्मोनेला टाइफी जो है वो ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं उनको रेजिस्टेंस शो कर रहा है। जो कल्चर सेंसिटिविटी का रिजल्ट आता है उसमें साल्मोनेला टाइफी की जब ग्रोथ होती है यानी जिन लोगों में टाइफॉइड का एक इशू होता है उनमें अक्सर औकात जो है क्विनोलोन्स यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन और ये दवाइयाँ जो हैं इनको जो साल्मोनेला टाइफी है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है। एजिथ्रोमाइसिन जो है इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है और ये दवाइयाँ आजकल खुसूसन बच्चों में जो है जो एंटेरिक फीवर के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें बेहतरीन इसकी सेंसिटिविटी आजकल आ रही है और ये जो है तो टाइफॉइड फीवर में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो बोन एंड स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हैं उनमें एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल काफ़ी अरसे से होता चला रहा है और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एक अच्छी ड्रग के तौर पे इसमें इस्तेमाल हो रही है और इसका सेंसिटिविटी पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा है। जो इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं जिसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें, जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस या जो पेशेंट्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज का शिकार हैं यानी उनमें चेस्ट की जो दायमी बीमारियां होती हैं उनमें भी जो है तो ये अलोन और इन कम्बिनेशन विद अदर जो सेफेलोस्पोरीन्स हैं या इसी तरह जो सेफपेराजोन, सल्बैक्टम वगैरह हैं या इसके अलावा जो और इस तरह की ड्रग्स हैं जैसे कि कोएमॉक्सिक्लेव वगैरह हैं, उनके साथ ये इन कॉम्बिनेशन जो कॉम्प्लिकेटेड नमूनियाज होते हैं उनमें भी बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसकी सेंसिटिविटी जो है उसमें बहुत अच्छी है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रग के तौर पे इसमें जानी जाती है। अब अगर सवाल ये किया जाए कि ये ड्रग जो है ये किन लोगों में सेफ़ है और किन लोगों में सेफ़ नहीं है, ये ड्रग जो है ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी जो हामला ख़वातीन हैं और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उन दोनों के लिए, इन दोनों ग्रुप्स के लिए ये बेहतरीन ड्रग है। ये बिल्कुल सेफ़ है और सेफली जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिशनर से एक दरख्वास्त है कि इसका इनजुडिशियस यूज़ या इर्रेशनल यूज़ जो है वो नहीं कराना चाहिए, यानी वायरल क्रूप वगैरह और इसके साथ जो एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह के साथ जो खांसी आती है उसमें इसका इस्तेमाल खुदारा हरगिज़ ना कीजिए, क्योंकि इर्रेशनल यूज़ से और इनजुडिशियस यूज़ से जो है तो एंटीबायोटिक्स की जो सेंसिटिविटी है
वो ख़राब होती है और इसके अगेंस्ट जो बैक्टीरिया है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। सो जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को और बैक्टीरियल जो फ्लोरा है उसको मद्देनज़र रखते हुए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये किन उसमें अवेलेबल है, स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, ये ख़वातीन हज़रात सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है जो 60 मिलीग्राम की हो सकती है, 200 मिलीग्राम की सस्पेंशन फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा कैप्सूल फॉर्म में 250 मिलीग्राम यानी 250 मिलीग्राम और टैबलेट फॉर्म में 500 मिलीग्राम में ये अवेलेबल है। इसके अलावा इंजेक्टेबल में भी ये 500 मिलीग्राम में इसके वॉइल्स अवेलेबल हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ थ्रेटनिंग जो कान के इन्फेक्शन या चेस्ट के इन्फेक्शन या टाइफाइड फीवर वगैरह है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको जहन में रख के आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या ये कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस ड्रग की जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं वो जिन लोगों में लिवर के दायमी मसाइल हैं यानी वो क्रॉनिक लिवर डिजीज का शिकार हैं या वो जॉन्डिस का शिकार हैं, उनको एक्यूट हेपेटाइटिस है और उनके लिवर में एक्यूट एक इन्फ्लेमेशन चल रही है। सो इस सूरतों में जब लिवर में कोई सूजन या इन्फ्लेमेशन या हेपेटाइटिस का जो लोग शिकार हैं क्रॉनिक या एक्यूट, वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। इन लोगों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। या फिर वो लोग जिनको माइक्रोलाइट ग्रुप से मैक्रोलाइट ग्रुप जो है उससे अगर उनको एलर्जी है या उससे अगर उनको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है सो उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल ममनू है। बाकी आते हैं उन अवामिल की तरफ कि अगर आप कोई और दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं सो कौन सी पॉसिबली ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके साथ इसका पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकता है और आप उन दवाइयों के साथ इसका इस्तेमाल ना करें। ख़वातीन हज़रात, जो लोग दिल की बीमारियों के लिए डिजॉक्सिन दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं सो वो मैक्रोलाइट का इस्तेमाल करते हुए वो खुसूसन ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि मैक्रोलाइट ग्रुप जो है वो हार्ट ब्लॉक कॉज कर सकता है और फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक वो कॉज कर सकता है। तो आपकी ईसीजी में चेंजेस आ सकती हैं और इसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। सो दिल के जो मरीज़ हैं जो ऑलरेडी दिल की दवाइयाँ ले रहे हैं, खुसूसन अगर वो डिजॉक्सिन ले रहे हैं सो ऐसे लोग जो हैं वो मैक्रोलाइट्स का और खुसूसन एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के अलावा ना करें और अगर हो सके तो इसकी सेफ अल्टरनेटिव्स अगर डॉक्टर्स के पास अवेलेबल है तो उनका इस्तेमाल कराया जाए। इसके अलावा जो लोग साइक्लोस्पोरिन इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों में भी जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। या वो लोग जो फिनाटाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको एपिलेप्सी है और वो एपिलेप्सी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं सो मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो हैं उसके साथ भी इसके पॉसिबल इंटरेक्शंस हैं और ये दोनों जो है तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आके एक दूसरे की जो एफिकेसी है उसमें खलल डाल सकते हैं और उससे जो है तो आपकी एक ड्रग या दोनों की जो एफिकेसी है वो मुतासिर हो सकती है और उसको जो आपको रिजल्ट्स दरकार हैं या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो आपको नहीं मिलते। सो इस सूरत में अगर आप किसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं दायमी तौर पे दिल की दवाइयाँ या इसी तरह एपिलेप्सी या और कुछ अगर दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं सो अपने डॉक्टर को उनसे आगाह कीजिए ताकि वो उनके पॉसिबल जो इंटरेक्शंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए किसी सेफ अल्टरनेटिव दवाई का बंदोबस्त कर सकें। कुछ लोगों को हाइपर यूरिसीमिया के लिए मतलब यूरिक एसिड जिनका ज़्यादा हो कॉल्चिसिन का इस्तेमाल करते हैं। सो कॉल्चिसिन का इस्तेमाल करने वाले जो मरीज़ हैं हाइपर यूरिसीमिया के उनमें भी एजिथ्रोमाइसिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इसकी कॉल्चिसिन के साथ इंटरेक्शन है। और जब भी आप एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपके स्टमक में एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। सो ऐसी सूरतों में हम अक्सर कहते हैं कि इस दवाई का इस्तेमाल अगर खाने से पहले यानी खाली पेट कराया जाए तो वो अच्छा है। अब इस चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखें तो फिर आप अगर इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं सो इस दवाई के साथ आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या मैदे की दवाइयाँ या एंटासिड सिरप्स जो हैं उनका इस्तेमाल ना करें ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए जो एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है आपके स्टमक का वो उसको हासिल हो और इसमें इसकी एब्जॉर्प्शन और इसकी एफिकेसी जो है वो बरकरार रहे। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आपको एजिथ्रोमाइसिन के हवाले से बहुत सी मालूमात फराम होती रहेंगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा और यकीनन ये मालूमात जो है आप अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना चाहेंगे और खुसूसन जो मेरे प्रैक्टिशनर्स दोस्त हैं वो भी अपने फेलो प्रैक्टिशनर्स के साथ इन मालूमात को शेयर करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हो और उनके पेशेंट्स को भी इसका फ़ायदा हासिल हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।